यह वीडियो मैं उन सभी छात्रों के लिए पेश कर रहा हूं जो 8, 9, 10, 11 या 12 या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो। उन सभी के लिए ये अति आवश्यक वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री यानी इतिहास के मूलभूत तथ्य पर नजर डालेंगे। जैसा कि आप हिस्ट्री यानी इतिहास के विषय में जानते हैं कि ये इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति जोर हास, जिसमें कि इति का अर्थ होता है बीता हुआ, हास का अर्थ होता है कहानी। अर्थात बीते हुए कहानी को हम क्या कह सकते हैं? इतिहास कह सकते हैं। लेकिन यदि इनमें हम वर्तमान में बीत रही घटनाक्रम को भी जोड़ देंगे तो इसका परिभाषा और बेटर बन सकता है। क्या बन सकता है? बीते हुए काल से लेकर वर्तमान में बीत रहे काल को हम क्या कह सकते हैं? इतिहास कह सकते हैं। ये हो गया इतिहास का डिफिनेशन कि बीते हुए काल से लेकर वर्तमान में बीत रहे काल को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन की ओर। इतिहास को हम 3 पार्टों में बांट के पढ़ सकते हैं। कितना पार्टों में बांट के पढ़ सकते हैं? 3 पार्टों में बांट के पढ़ सकते हैं। हमारा पहला पार्ट क्या कहलाएगा? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा पार्ट कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा पार्ट कहलाता है ऐतिहासिक काल। अब हम तीनों काल की बारी बारी से डिफिनेशन जानने का प्रयास करेंगे। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है प्राचीन, अर्थात प्राचीन काल के वैसा घटनाक्रम जिनके अवशेष तो प्राप्त हैं लेकिन उनके विषय में कोई लेख प्राप्त नहीं है। यानी प्राचीन काल से जुड़े ऐसे घटनाक्रम जिनके अवशेष प्राप्त हैं लेकिन उनके लेख प्राप्त नहीं है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, इसका एग्जाम्पल आता है पाषाण का। जैसा कि हम जानते हैं कि पाषाण काल से जुड़े सिर्फ अभी तक हमको अवशेष ही प्राप्त हुए हैं, इनके विषय में कोई लेख अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरे काल की, आद्य ऐतिहासिक काल। अर्थात वैसे घटनाक्रम जिसका अवशेष और लेख दोनों प्राप्त है, अवशेष और लेख दोनों प्राप्त हो, लेकिन यहां पे लेकिन लगाना आवश्यक है, लेकिन उस लेख को
पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई। उसी को हम क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। इसको हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं। इतिहास के वैसा घटनाक्रम जिसके अवशेष और लेख दोनों प्राप्त हो, लेकिन उस लेख को पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई हो, उसी काल को हम क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और जैसा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हम जानते हैं कि इस सभ्यता से जुड़े अवशेष और लेख दोनों प्राप्त हुए हैं, लेकिन इससे जुड़े जो लेख प्राप्त हुए हैं उस लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई। अब हम तीसरे काल की चर्चा करते हैं। तीसरा काल कहलाता है हमारा ऐतिहासिक काल, अर्थात इतिहास के वैसा घटनाक्रम जिनके अवशेष और लेख दोनों प्राप्त हुए हों, साथ ही उस लेख को पढ़ने में सफलता भी मिली हो। अर्थात फिर से हम इसको पूरा डिफाइन कर रहे हैं कि इतिहास के वैसा घटनाक्रम जिनके अवशेष और लेख दोनों प्राप्त हो, साथ ही उस लेख को पढ़ने में भी सफलता मिल चुकी हो, उसी को हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आता है वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक के घटनाक्रम को हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब जहां तक इन तीनों की बात है तो इसी तीनों में आपका पूरा इतिहास समाहित है। अब हम कुछ और इतिहास के बेसिक चीजों पर गौर करने का काम करते हैं, जो कि आप इतिहास का कोई भी बुक पलटिएगा तो उसमें वो सारे शब्द नजर आएंगे। उसको समझना आपके लिए अति आवश्यक है, नहीं तो बाद में आपको इतिहास की कोई भी बुक पढ़ने में काफी परेशानी हो सकती है। जैसा आप इतिहास का कोई भी बुक उलटिएगा तो वहां पर दो शब्द आपको नजर आएगा। एक ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा जो कहलाता है ईसा पूर्व, और एक शब्द आपको ये लिखा हुआ मिलेगा जो कहलाता है ईसवी सन। इनको समझना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। बिना इसको समझे आप इतिहास के तिथियों का निर्धारण बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए बस आप लोग घबराइए नहीं, एक डायग्राम को आप अपनी दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए, ये जो हमने जीरो दिया है, ये जीरो किसको मान लेते हैं हम? ये जीरो ईसा मसीह के जन्म को मान लेते हैं। जीरो किसको मान लेते हैं? ईसा मसीह के जन्म को मान लेते हैं। इस आधार पर ईसा मसीह के जन्म से पहले जो इतिहास की घटनाएं घटित हुई है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ईसा पूर्व, क्योंकि पूर्व मीन्स ही होता है पहले। अर्थात फिर से हम रिपीट कर रहे हैं इसको कि ईसा मसीह के जन्म से पहले इतिहास की जो भी घटनाएं घटित हुई है उसमें हम कौन सी यूनिट का प्रयोग करेंगे? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद, ये हो गया बाद वाला सेक्शन।
आप इसको ऐसे दो भाग में बांट सकते हैं। ये हो गया जन्म से पहले वाला सेक्शन, ये हो गया जन्म के बाद वाला सेक्शन। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद इतिहास की जो भी घटनाएं घटित हुई है उसमें हम यूनिट यानी इकाई कोंची का प्रयोग करेंगे, ईसवी सन का प्रयोग करेंगे। अब इसी से जुड़ा हुआ आप जो इतिहास में तिथि देखिएगा लिखा हुआ, तो आपको लिखा हुआ ईसा पूर्व से जुड़ी हुई तिथि लिखा हुआ क्या मिलेगा उस पर गौर करिएगा। जैसे कि 20 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक ऐसा लिखा हुआ मिले। तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आप सोचिएगा कि ये उल्टा लिखा हुआ, ये बिल्कुल उल्टा नहीं है, ये पूरा सीधा लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे यूनिट है बड़ी इकाई 20 लाख और यहाँ पे यूनिट आ रहा है छोटी इकाई 2000। तो ऐसे सीधा दिमाग से सोचेगा तो यह उल्टा नजर आएगा कि पहले लाख नहीं पहले 1000 होगा तब लाख। जी नहीं, पहले लाख इसलिए लिखा गया है कि क्योंकि हमको पहुंचना कहाँ है, जीरो। हमको पहुंचना कहाँ है, तो जीरो की ओर जाना है। तो जीरो की ओर हम तभी जाएंगे जब हम बढ़ते से घटते क्रम की ओर जाएंगे। तो ईसा पूर्व में तिथि, जब भी तिथि का निर्धारण होगा तो वो कैसे होगा, बढ़ते से घटते क्रम की ओर होगा। इसीलिए हम ये जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। बढ़ते क्रम यानी 20 लाख, घटते क्रम यानी 2000। और 1000 के बाद यूनिट आएगा सैकड़ा, और सैकड़ा के बाद यूनिट आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा, 0। तो ये बिल्कुल हमारा सही फल आ जाएगा। इस चीज को यदि आप दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा तो आपको ईसा पूर्व के तिथि निर्धारण में कोई परेशानी नहीं। यदि जब हम एक बार 0 पर पहुंच चुके हैं तो 0 के बाद आपका कौन ऑर्डर शुरू हो जाता है, तो घटते से बढ़ते क्रम का ऑर्डर शुरू हो जाएगा जो क्या कहलाएगा, ईसवी सन। यहाँ कौन कौन सा क्रम हो जाएगा, घटते से बढ़ते क्रम। तब ना आएगा 0 के बाद पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये बढ़ते जाएगा। अब इसको समझने में आपको परेशानी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में मैथमेटिक्स के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं बढ़ते से घटते क्रम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम क्या कह सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी ईसा पूर्व जब भी होगा तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। वो किस ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ईसवी सन जब भी होगा तो वो किस ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर कहने का मीनिंग है कि घटते से बढ़ते क्रम। अब हम आगे इसी इतिहास के बेसिक पॉइंट से ही जुड़े कुछ और विषय पर चर्चा नजर डालते हैं। इतिहास में सबसे बड़ी बात जो है उसको देखिए कि किसी वस्तु की आयु का निर्धारण हम कैसे करते हैं। किसी वस्तु की आयु का निर्धारण, इसके लिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एक थ्योरी पढ़े होंगे। थोड़ा सा उस थ्योरी पर गौर कीजिएगा कि वो थ्योरी क्या कह रही है। इसको आप हिंदी में इस थ्योरी को कहते हैं कार्बन 14 पद्धति। यह थ्योरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास के व्यू से भी। ये कार्बन 14 पद्धति क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। आप यदि पहले से भी जान रहे हैं तो वो और बेटर है, और यहां भी जानिएगा तो वो भी और बेटर है। कार्बन 14 पद्धति का सिद्धांत कहता है कि इस सृष्टि में जो भी वस्तु है उस वस्तु का
सृजन यानी निर्माण। सृजन को हम क्या कर सकते हैं? निर्माण। अर्थात किसी वस्तु का निर्माण कैसे हुआ है? तो एक निश्चित मात्रा में कार्बन के अवशोषण से हुआ है। आप जितने भी संसार में वस्तु देख रहे, कोई भी वस्तु, हर एक वस्तु का निर्माण कैसे हुआ है? तो एक निश्चित मात्रा में कार्बन के अवशोषण से। और जब वही वस्तु क्षय को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? विनाश की ओर जाने लगती है, तो उस कंडीशन में भी उस वस्तु से एक निश्चित मात्रा में कार्बन का निष्कासन होना शुरू होता है। क्या होना शुरू होता है? कार्बन का निष्कासन होने लगता है। और इसी दोनों के अनुपात से हम उस वस्तु का निर्धारण यानी उस वस्तु की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स के हिसाब से यदि आप इनका एक सूत्र याद रखिएगा तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। देखिए, आर्ट्स में आपका साइंस प्रवेश हो रहा है, मैथ प्रवेश हो रहा है, तो हम एक फॉर्मूले के तौर पर लिखते हैं कि किसी वस्तु की आयु का निर्धारण बराबर उस वस्तु में कार्बन के अवशोषण की मात्रा, फ्रैक्शन यानी बाटा, उसी वस्तु के द्वारा कार्बन का निष्कासन, इसी दोनों के अनुपात से क्या निकल जाएगा? तो उस वस्तु की आयु निकल जाएगी, जिसका कि हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस फॉर्मूले को आप अपने जेहन में अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। मान के चलिए कि पाषाण काल से ये मार्कर खुदाई के दौरान निकल कर आए, तो अब यह वस्तु कितनी पुरानी है, तो इसकी आयु का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं? तो आज वर्तमान में एक मार्कर हम लेंगे, इसमें पता लगाएंगे कि इसमें कार्बन का कितना अवशोषित मात्रा है, वो निकाल लेंगे। अब ये जो हमको मिला है खुदाई के दौरान, इसमें हम पता करेंगे कि कार्बन की कितनी मात्रा इसमें बची हुई है, और दोनों के अनुपात को फ्रैक्शन करके हम इस वस्तु की आयु का निर्धारण आसानी से कर पाएंगे। अब कुछ और इतिहास से जुड़े कुछ और बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, आप उसको